Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my session that is an extended talks, a new format of CPSP. Today we are going to discuss the audit, how we conduct an audit. ये बहुत एग्जाम में भी आता है, how we conduct an audit. So first we must know what is an audit, what are their prerequisites, and what is an audit cycle. अगर आपको ये समझ में आ गया कि प्रीरिक्विजिटीज क्या है और ऑडिट साइकिल क्या है, तो आप आराम से हर केस को उस साइकिल में इन्वॉल्व कर लेंगी, इनकॉर्पोरेट कर लेंगी. तो लेट्स सी व्हाट्स इन ऑडिट साइकिल. The audit is a quality improvement process that aims to improve the patient care and outcome. See, this is quality improvement process that aims to improve patient care and outcome. And this is done by measuring the current care or current practice against explicit criteria and implementation of changes. So this is done by measurement of current care, current practice. हम लोग क्या कर रहे हैं उसको हम measure करेंगे against standards, जो एक set criteria है by SOGP guidelines or by RCOG guidelines और एविडेंस बेस्ड जो भी क्राइटेरिया है, एक स्टैंडर्ड जिसको पूरी दुनिया फॉलो कर रही है. तो हम लोग मेजर करेंगे अपनी प्रैक्टिस को कि वेदर वी आर अप टू देयर स्टैंडर्ड और नॉट, वेयर वी आर लैकिंग एंड व्हाई वी आर लैकिंग एंड हाउ वी इम्प्रूव दैट, followed by implementation of the changes. So this is total the definition of audit. That is a quality improvement process that aims to improve the patient care and outcome, and this is done by measuring the current care practice against explicit criteria and implementation of the changes. What are the prerequisites? अब आपकी prerequisites क्या हैं? पहले तो आपकी पूरी audit design हो कि हमने करना क्या है, जो कॉमन टॉपिक्स हैं उसकी ऑडिट करें. मेक एक ऑडिट टीम, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू मेक इन अ टीम. एथिकल अप्रूवल, टाइम पीरियड ऑफ ऑडिट एंड री ऑडिट टू असेस द इम्प्रूवमेंट्स. फंडिंग कहाँ से आ रही है, आपने स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया है या नहीं किया है, और साइज ऑफ ऑडिट क्या है. ठीक है, so this is very important. These are very prerequisites कि फंडिंग कौन कर रहा है, आपने स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया है नहीं किया है, आपने ऑडिट टीम बनानी है, आपने एक प्रॉपर ऑडिट डिजाइन करना है कि आपको कैसे ऑडिट करनी है. These are the prerequisites. Now coming to the audit cycle. Audit cycle 4 और 5 इसके स्टेप्स हैं. आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या है, आप किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हो, किस टॉपिक की ऑडिट करना चाह रहे हो. If you are doing the audit of the shoulder dystocia, or you are doing the audit of breech presentation, or you are doing the audit of high rate of wound infection after the cesarean section, or you are doing the audit of the high rate of cesarean section in your unit, or there is the medical management of the ectopic pregnancy. किस चीज की आप ऑडिट करने चाह रहे हो, what is your problem, what is the main problem जिसकी आप ऑडिट कर रहे हो. तो ठीक है, आपने सपोज करो वार्ड में देख लिया है कि शोल्डर डिस्टोशिया के केसेस आ रहे हैं और आई एम डूइंग द ऑडिट ऑफ शोल्डर डिस्टोशिया, और वार्ड में मैंने नोट किया है कि पोस्ट सिजेरियन सेक्शन वुंड इन्फेक्शन के केसेस बहुत ज्यादा है ना. तो ये क्यों है, क्या रीजन है उसका. तो यू विल डू द ऑडिट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और टॉपिक. कैंडिडेट्स क्या करते हैं, एक सिनेरियो लिखा हुआ भी होता है, उसमें लिखा हुआ था कि आपने किस पे ऑडिट करनी है. फिर स्टूडेंट्स आते हैं और आते ही बोलते हैं आइडेंटिफाई द टॉपिक. अरे बाबा, टॉपिक तो लिखा हुआ है उस पे, आप सिनेरियो को सही तरीके से पढ़ें, उस टास्क को पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है, आपने किसकी ऑडिट करनी है. मगर ये साइकिल उनके दिमाग में घूमता फिरता रहता है और वो बस ऑडिट साइकिल बोलते हैं, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द टॉपिक. एक रट्टे रट्टे लगाए हुए होते हैं जो कैंडिडेट आके हमें बताते हैं. So this is not ratta. You have to read the task clearly and read what they are asking. What is the problem of the that task? What is the topic of the audit, right? So audit on shoulder dystocia hai, rising rate of cesarean section hai, और rising rate of wound infection after cesarean section. कुछ कैंडिडेट तो सही ये भी नहीं पढ़ते हैं कि उस पे लिखा होता है कि ऑडिट ऑन वुंड इन्फेक्शन, राइजिंग रेट ऑफ वुंड इन्फेक्शन आफ्टर सीजरियन सेक्शन. वो यही समझते हैं कि राइजिंग रेट ऑफ सीजरियन सेक्शन.
अब जो उसका मेन प्रॉब्लम था उन पे तो फोकस ही नहीं कर रहे और कैंडिडेट ये समझते कि दे आर राइजिंग रेट ऑफ सीजन सेक्शन, वो उसी की ऑडिट पे चले जाते हैं. तो रीड योर टास्क केयरफुली. What is an audit cycle? That is identify the problem, set criteria and standards. ये आपने पहले से सेट करनी है कि स्टैंडर्ड्स क्या है और हमारा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है और हमारा इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, हम कौन से केसेस लेंगे कौन से केसेस नहीं लेंगे और हमारा स्टैंडर्ड क्या होगा. ठीक है. ऑब्जर्व द प्रैक्टिस, मीन आपने क्या प्रैक्टिस की है, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसको देखोगे. तो वो आप कैसे देखोगे? बाय डेटा कलेक्शन. आपने डेटा कलेक्ट किया है, अपनी प्रैक्टिस देखी कि हमने क्या किया है और स्टैंडर्ड क्या है, क्या हम इस स्टैंडर्ड पे पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे. दिस इज बाय डेटा कलेक्शन, राइट. देन कंपेयर द परफॉर्मेंस विथ क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स. जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया तो आपने अपना डेटा कंपेयर करना है विथ स्टैंडर्ड्स, विथ सेट क्राइटेरिया. तो हम इस क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे, और अगर नहीं उतर रहे तो what are the reasons behind it. Then make a recommendations and implement the changes. Re-audit. So this is an audit cycle. You have to read all these steps of the audit cycle. ठीक है. Let's see audit on the shoulder dystocia. अब सबसे पहले क्या था, आप इस साइकिल को इनकॉर्पोरेट करें. Identify the problem. So what is the problem? Identify the topic, should be very specific and selective, and consider whether my audit will improve the patient care or not. ठीक है. आपने टॉपिक वही सिलेक्ट करना है जो आप समझ सकते हो कि इससे मेरे पेशेंट की केयर इंप्रूव होगी या नहीं होगी. सो आवर टॉपिक of audit is the shoulder dystocia and how we reduce the rate of shoulder dystocia in our unit, thereby reducing the neonatal morbidity and mortality and litigation. ठीक है. सो आपने देखा कि टॉपिक क्या था, ऑडिट एंड शोल्डर डिस्टोशिया. अब ये इम्प्रूव पेशेंट केयर करेगा या नहीं करेगा? करेगा, बिकॉज बाय standard treatment and we reduce the rate of shoulder dystocia in our unit, so it will be associated with reducing neonatal morbidity and the mortality and litigation of the unit, right. So this is very important topic and it will help in the improvement of the patient care. The first step आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने सुपरवाइजर से मिलना है. सबसे पहले अपने सुपरवाइजर से मिलना है. आई वांट टू डू ऑडिट ऑन द टॉपिक, राइट. उससे परमिशन लेनी है. फिर आप अपने ऑडिट डिपार्टमेंट में जाओगे जो आपके यूनिट का है. यू हैव टू कांटेक्ट द हॉस्पिटल ऑडिट डिपार्टमेंट to get ethical approval because we will need to gain access into some patient notes. हमने फाइल्स लेनी है ना पेशेंट की. पेशेंट नोट्स और कॉन्फिडेंशियल, ये हर किसी के हाथ में नहीं आती है. दिस इज द हॉस्पिटल प्रॉपर्टी, इट्स अ डिपार्टमेंट प्रॉपर्टी. यू हैव टू गो टू मीट विद द ऑडिट डिपार्टमेंट and take a permission because you need to gain access into some patient notes. Then we should set up the audit team. आपने उनसे परमिशन ले ली, फिर आप ऑडिट टीम बनाओगे. ऑडिट टीम में कौन कौन से होंगे? आप शोल्डर डिस्टोशिया पे ऑडिट कर रहे हो, सो हेयर माई सेल्फ एज अ लीड ऑडिट में कर रही हूँ तो लीड भी मैं करूंगी एंड माई कंसल्टेंट इज सुपरवाइजर. तो मैंने अपने सुपरवाइजर से परमिशन ली है, वो मेरा कंसल्टेंट एज ए सुपरवाइजर होगा. देन असिस्टेंट इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्टर. उसके बाद आपके असिस्टेंट होंगे. आप अगर पीजीज को लेना चाह रहे हो, आप डब्ल्यूएमओस को लेना चाह रहे हो, आप हाउस ऑफिसर्स को लेना चाह रहे हो, और जो आपको डेटा कलेक्ट करके देगा. स्टेक होल्डर्स, आपने स्टेक होल्डर्स को भी इन्वॉल्व करना है क्योंकि अगर आपने एचओडी को इन्फॉर्म नहीं किया या अगर आपने एमएस को इन्फॉर्म नहीं किया या हॉस्पिटल के एमएस को इन्फॉर्म नहीं किया तो ये आपकी फिर ऑडिट का कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि दीज आर द स्टेक होल्डर्स दैट विल हेल्प इन चेंजेस, हेल्प इन मेकिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द चेंजेस.
आपने पीडियाट्रिशियन को इन्वॉल्व करना है, एनेस्थेटिस्ट को इन्वॉल्व करना है, मिडवाइफ को इन्वॉल्व करना है, नर्सेस को इन्वॉल्व करना है, हु आर ऑल इन्वॉल्व इन द लेबर वार्ड। ठीक है, तो आपने ऑडिट टीम बना ली यहाँ पे, राइट। आप क्योंकि आपने इंटरव्यूज तो सबसे करने हैं ना जो जो इसमें इन्वॉल्व है इस केसेस में। देन वी हैव टू डिफाइन द क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स। हमारा क्या था, सेकंड, फर्स्ट आइडेंटिफाई द टॉपिक। टॉपिक आपने चूज कर लिया कि टॉपिक फ्रूटफुल भी है। पहले आप अपने सुपरवाइजर से मिलोगे। आई वांट टू मीट विथ माय सुपरवाइजर टू टेक इन अ परमिशन ऑन डूइंग द ऑडिट ऑन शोल्डर dystocia, right? Then you have to meet with audit department to get an ethical approval, because you will need some gain access into some patient notes. Then you will make an audit team, right? आपने ऑडिट टीम बना ली। अब सेकेंड स्टेप क्या था, डिफाइन द क्राइटेरिया एंड द सेट स्टैंडर्ड्स। Standards are always in the percentage. Standards are always in the percentage. Here, for example, the incidence of the shoulder dystocia is 0.7%. ये इंसिडेंस है जो गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि इंसिडेंस ऑफ द शोल्डर डिस्टोशिया is 0.7%. And 100% compliance with all variables mean auditable topics. 100% compliance हो उसका। The source for criteria and standards are national guidelines. आपने ये standards कहाँ से लिए, ठीक है, या आपने नेशनल गाइडलाइन से लिए जो हमारी एसओजीपी का गाइडलाइंस है, या फॉर आवर टॉपिक विल बी आरसीओजी गाइडलाइन ऑन शोल्डर डिस्टोशिया। ठीक है, तो आपने स्टैंडर्ड्स हमारी नेशनल गाइडलाइंस या आरसीओजी गाइडलाइन से लेनी है। देन वी हैव टू मेजर द करंट प्रैक्टिस। अब क्या होगा, हमने करंट प्रैक्टिस को मेजर करना है कि वेदर वी आर डूइंग द राइट प्रैक्टिस। हम क्या किया है, हमने क्या किया है। सो दैट कैन बी प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। आपने डेटा कलेक्ट करना है ना, अगर डेटा हम प्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं या रेट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं, तो रेट्रोस्पेक्टिवली we suggest to collect the data retrospectively. This will be less time consuming, क्योंकि हमें सारे फाइल सारे रजिस्टर मिल जाएंगे, आराम से पड़े हुए होते हैं हमारे वार्ड में। अगर हम एथिकल कमेटी से, ऑडिट डिपार्टमेंट से परमिशन ले रहे हैं, सो दीज आर अवेलेबल। सो रेट्रोस्पेक्ट में हमारा टाइम बच जाएगा। अगर हम प्रोस्पेक्टिव जाएंगे तो प्रोस्पेक्टिव में क्या होगा, सबको पता चलेगा। एक तो टाइम बहुत लगेगा क्योंकि ऑडिट मिनिमम 6 मंथ्स की होगी, तो हमने 6 मंथ्स वेट करना है। और सबको पता होगा कि ऑडिट चल रही है यूनिट में, तो हर कोई स्टैंडर्ड वाली ट्रीटमेंट देगा। ठीक है, तो जैसे ही ऑडिट खत्म होगा फिर वो वैसे के वैसे हो जाएंगे। सो इट्स अ बेटर टू हैव अ डेटा कलेक्शन रेट्रोस्पेक्टिवली। द सैंपल साइज, अब सैंपल साइज कौन सी है आपकी, all those who develop shoulder dystocia, whether high risk or low risk, and who has history of shoulder dystocia in past, because recurrence is common in the last 6 months. So you have to see the sample size. सैंपल साइज में आपने एक तो ड्यूरेशन देखनी है कि लास्ट 6 मंथ्स की करनी है, और कौन कितने पेशेंट लेने, हमने सारे पेशेंट लेने हैं जिसको भी शोल्डर डिस्टोशिया डेवलप हुई है, वेदर हाई रिस्क और लो रिस्क। डायबिटिक थी, ओबीस थी, प्रीवियस शोल्डर डिस्टोशिया था, ये तो हाई रिस्क है ना ऑलरेडी, मगर लो रिस्क भी लेंगे जिसको शोल्डर डिस्टोशिया हुआ था। सो सैंपल साइज, all those who develop shoulder dystocia, whether high risk or low risk, and who has history of shoulder dystocia in the past, right? डेटा कलेक्शन प्रोफार्मा बनाना है। आपने डेटा कैसे कलेक्ट करना है, माइंड में तो नहीं रखना कि इसको हुआ था, इसको हुआ था, इसको हुआ था। तो यू हैव टू मेड एंड प्रोफार्मा। ठीक है, आपने प्रोफार्मा बनाना है जो क्वेश्चनर के फॉर्म में होगा, दैट इज सिंपल एंड इजी रीडेबल, कंटेनिंग एसेंशियल डेटा ओनली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट आइडेंटिफायर, पेशेंट का नाम नहीं लिखते हैं इस पे, आइडेंटिफायर लिखते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं, डेट ऑफ डिलीवरी, अब कॉल उसमें हेल्प के लिए कॉल गई थी या नहीं गई थी, एपिजियोटमी दी थी या नहीं दी थी, कौन से मैन्यूअर्स यूज किए थे, किस टाइम पे यूज किए थे, टाइमली दिस मैन्यूअर्स आर यूज्ड और नॉट यूज्ड, और कार्ड पीएच हुआ था नहीं हुआ था, इंसिडेंट रिपोर्ट हुई थी नहीं हुई थी, पीडियाट्रिशियन खड़ा था एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, अटेंडेंट पीडियाट्रिशियन था नहीं था, इमरजेंसी चार्ट जो शोल्डर डिस्टोशिया का है हाइपर मैन्यूअर, उसको हमने फॉलो किया था या नहीं किया था।
ये हमने उस प्रोफार्मा में लिखना है, ठीक है। और आउटकम क्या था उसका, अब बेबी जो शोल्डर डिलीवर्ड हुआ वो एफएसबी डिलीवर्ड हुआ या अलाइव डिलीवर्ड हुआ, उसका कार्ड पीएच हमने किया नहीं किया, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, बच्चे को कोई इंजरीज तो नहीं थी बेबी को, एंड माँ को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। तो यू हैव टू मेक इन प्रोफार्मा, क्योंकि हमें ऑडिट इस चीज़ की करनी है कि 100% कंप्लायंस है, 100% में आपने कॉल देनी है, 100% में आपने एपिजियोटमी करनी है, 100% में आपने मेक रॉबर्ट्स पोजीशन बनानी है, और देन मैन्यूअर्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। कार्ड पीएच 100% केसेस में करना है, इंसिडेंट रिपोर्ट भी 100% में करना है, पीडियाट्रिशियन 100% हो, इमरजेंसी चार्ट को 100% फॉलो करना है। तो ये एक स्टैंडर्ड है जिसका हमने प्रोफार्मा बनाया है। नाउ वी मेक आवर प्रैक्टिस कि हमने क्या किया है, कि हमने ये चीजें फॉलो की या नहीं की। सो पेशेंट नेम एंड डॉक्टर नेम शुड बी एनोनिमाइज्ड इन द प्रोफार्मा। जो डॉक्टर कर रहा है वो भी अपना नाम नहीं लिखेगा, मरीज का नाम भी नहीं होगा, नहीं, जिस डॉक्टर ने डिलीवरी कराई है उसका नाम भी नहीं लिखेंगे, और जो डॉक्टर जिस डॉक्टर ने केस किया है और पेशेंट का नाम, ये दोनों नहीं आएंगे इस प्रोफार्मा में, बिकॉज दिस इज द एनोनिमाइज्ड एंड दिस इज द कॉन्फिडेंशियल डेटा कलेक्शन प्रोसेस। क्योंकि यहाँ पे हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं किसी को ना। The data are usually saved in Excel file to assess the results. We can take help from audit team or statistician in making the results. जब आपने प्रोफार्मा सारे भर लिए, आप अकेले नहीं कर सकोगे, अपनी टीम को बोलोगे कि सारे प्रोफार्मा फिल करके दे आफ्टर ऑल शोल्डर डिस्टोशिया केसेस जो लास्ट 6 मंथ्स में हुए हैं हमारे यूनिट में। आपको जब डेटा मिल जाएगा एक्सेल फाइल में, और अपने स्टेटिशियन को बोलेंगे कि इसको रिजल्ट्स में कन्वर्ट करके दे दे, राइट। नाउ यू सी the quantitative, this is that is a qualitative data na? That is the qualitative data collection. This is by pilot questionnaires, data collection pro pharma. So now see the data analysis. Quantitative, for example, the incidence of shoulder dystocia in my unit is matched with the standard. मेरे यूनिट में भी 0.5 था तो 0.7% है, that is matched with the standard, and whether treating the shoulder dystocia will follow the guideline 100% or not. अब हम देखेंगे हमने जब शोल्डर डिस्टोशिया की मैनेजमेंट की थी तो हमने गाइडलाइन को 100% फॉलो किया था या नहीं किया था, राइट। ओके, कुछ क्वालिटीज डेटा की मिस भी हो जाती है स्टैंडर्ड, सो दोस मिस द स्टैंडर्ड, देन व्हाई दिस हैपेंड। अगर उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, मीन कुछ डॉक्टर्स ने कार्ड पीएच का मेंशन नहीं किया है, या टीम नहीं, पीडियाट्रिशियन नहीं आया था, या मैक्रोबर्ट्स उसको सीरीज में हमने सीक्वेंस में नहीं किया है, आपने कॉल नहीं की, तो क्यों नहीं की, व्हाट इज द रीजन, वो कभी कभी फाइल पे लिखा नहीं होता। सो यू हैव टू इंक्वायर अबाउट व्हाट वाज प्रॉब्लम, व्हाई दिस हैपेंड। ये आपने सब देख लिया क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रॉब्लम था, देन प्रेजेंट द रिजल्ट्स। अब आपके हाथ में आ गए ना, आपका एक स्टेटिक्स आ गया है कि ये प्रॉब्लम मेरे पास थे, इसको मैंने फॉलो किया है हमारे यूनिट ने, और इसको नहीं किया है। तो ये आपने रिजल्ट्स प्रेजेंट करनी है इन द मीटिंग दैट इन्वॉल्व्स ऑल स्टेक होल्डर्स, जिसमें आपने एचओडीज को भी बताया था, जिसमें आपने स्टेक होल्डर्स को भी बताया था, एमएस को, एएमएस को, मीन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को, स्टाफ इन्वॉल्व इन ऑपरेशन थिएटर केयर एंड इन द लेबर वार्ड, इन सबको आप कॉल करोगे, ठीक है। और जो भी वार्ड के लोग होंगे सबको कॉल करोगे। उन सबको कैसे कॉल करोगे, एक के पास नहीं जाना आपने, तो आई विल नोटिफाई थ्रू ईमेल्स, थ्रू टेक्स्ट फॉर गुड अटेंडेंस, ठीक है, ताकि सारे लोग आ जाएं। अवॉइड, या उनको इनविटेशन लेटर भेजते हैं। तो अवॉइड ब्लेमिंग एटमॉस्फेयर, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना कि इसने गलत किया था, इसने ऐसा किया था। नो, सॉफ्ट ऑन पर्सन, हार्ड ऑन इश्यूज, हार्ड ऑन प्रॉब्लम, राइट। तो जब आपकी ये मीटिंग में रिजल्ट डिस्कस होंगे तो वहीं पे प्रॉब्लम्स का पता चलता जाएगा कि यहाँ पे ये इशू था, यहाँ पे ये इशू था। जो एक कंबाइंड डिस्कशन होती है, वहीं पे ही रिकमेंडेशंस मेड होती जाती है कि हमने ऐसा करना था, यहाँ पे ये करना चाहिए था, यहाँ पे ये करना चाहिए था। तो जब वो रिकमेंडेशन बन जाएंगी तो इट्स बेटर टू साइन ऑफ बाय ऑल स्टेक होल्डर्स टू मेक रिकमेंडेशन। सबकी सिग्नेचर होगी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक।
अब ये रिकमेंडेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है ताकि लोग इसको फॉलो करें? Regular meeting with the staff involved in patient care to improve the awareness, using automated notification system and describe through emails, letters to GP or publishing in the local journals. ये आपने रिकमेंडेशंस पब्लिश करवा लिए, सबको मेल कर दिए, नोटिस बोर्ड पे लगा लिए, लेटर्स भेज दिए जीपीस को कि ये हमारी ऑडिट हुई थी, इसमें ये रिकमेंडेशंस हुई हैं, वी हैव टू फॉलो दीज रिकमेंडेशंस। अब ये रिकमेंडेशंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं करें, री ऑडिट आफ्टर 1 ईयर। यूजुअली 6 मंथ्स के बाद ही होता है, मगर शोल्डर डिस्टोशिया इतना कॉमन नहीं है, इट्स अ रेयर, तो ये 1 ईयर का करेंगे हम लोग, राइट? नहीं तो कोई भी कॉमन टॉपिक होगा जैसे वुंड इन्फेक्शन है, वो हम 6 मंथ्स में री ऑडिट करेंगे। दैट विल क्लोज द लूप ऑफ ऑडिट। वो आपने कब री ऑडिट करना है, टाइम को स्पेसिफाई करना है। हमने री ऑडिट विल आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर 1 ईयर। दैट्स डिपेंड अपॉन योर टॉपिक, तो वो केसेस कितने आ रहे हैं आपके पास, रेयर केसेस ले रहे हो या कॉमन टॉपिक ले रहे हो, राइट? So this is totally how we will do the audit on shoulder dysplasia. Any question? Hello? Any question? Hello? Hello guys? Any question please? मैम ये 6 मंथ वाली बात जो आपने की है इसकी सही से समझ नहीं आई। बेटा 6 मंथ्स के बाद आपने री ऑडिट करनी है ना, आपने रिकमेंडेशन बना ली ना, आपने मीटिंग में Yes, डिस्कस ma'am. कर लिया अपने रिजल्ट्स, जो भी स्टेक होल्डर्स थे सबकी डिस्कशन से अपने रिकमेंडेशन बनती गई कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये रिकमेंडेशन हमने बनाई है, आइंदा ये करना है, ठीक है? तो 6 मंथ्स के बाद आप वो Yes, ma'am. रिकमेंडेशन Yes, ma'am. आपने सबको लेटर्स भेज दिए, आपने ईमेल्स कर दी, टेक कर दी, पब्लिश करवा लिया, नोटिस बोर्ड पे लगा दिया, सबको पता चल गया कि दीज आर द रिकमेंडेशंस, इसको हमने अभी फॉलो करना है। तो 6 महीने के बाद आप लोग री ऑडिट करोगे ऑन द सेम टॉपिक, हमने जो रिकमेंडेशन बनाई थी उन पे ये काम ये फॉलो कर रहे हैं लोग या नहीं कर रहे, री ऑडिट करोगे। ठीक है मैम। और मीन की कोई इम्प्रूवमेंट उससे हो रही है नहीं हो रही, ये चीज देखने के लिए भी इम्प्रूव हो रही है नहीं हो रही है ना, अगर वो ऑडिट को फॉलो करेंगे इस रिकमेंडेशन को तो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा, जी। अंडरस्टूड का रेट कम होता जाएगा और आपके जो वेरिएबल्स थे जो आपको 100% करने थे कि कॉल फॉर हेल्प 100% में करनी है, ऑल केसेस में करनी है, पीडियाट्रिशियन ऑल केसेस में होना चाहिए, एनेस्थेटिस्ट ऑल केसेस में होना चाहिए, मेक रॉबर्ट्स पोजीशन ऑल केसेस में, एपिजोटमी ऑल केसेस में, तो हमने की या नहीं की? आइंदा के जो 6 महीने के ठीक है, बाद हमने री ऑडिट सही है करनी मैम। है, यू हैव टू गो थ्रू दैट, राइट? ठीक है मैम, थैंक क्लियर? यू। एनीथिंग? यस मैम। अच्छा अभी मैं एक क्विक बता रही हूँ क्योंकि जूम का टाइम जस्ट 40 मिनट्स होता है और ये अभी खत्म होने वाला है, ठीक? तो मैं ऑडिट अब कैसे करनी है आफ्टर सिजेरियन सेक्शन क्विक में खुद बता रही हूँ, क्विक कैसे आपने एग्जामिनर को बोलना है, क्लियर? तो इस तरीके से आप यस हर टॉपिक पे ऑडिट खुद कर लोगे, इट्स सो इजी, जस्ट यू हैव टू फॉलो ऑल दीज 5 ऑडिट साइकिल्स, जो उसके ऑडिट साइकिल में क्राइटेरिया है ना उनको फॉलो करें। अब मैं सॉरी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, बार बार बीच में वो हो रहा है, इंटरफेयर कर रही हूँ, तो हाउ विल यू डू ऑडिट ऑन राइजिंग रेट ऑफ सीजरियन सेक्शन इन योर यूनिट, ठीक है? आपने एग्जामिनर को कैसे बताना है, I'll do an audit on my topic of audit is increased incidence of, acha this is shoulder dystocia again, like rising rate of C-section. No, it's not rising rate of cesarean section, it's audit on shoulder dystocia. ठीक है? How will you do audit on shoulder dystocia in your unit, right? आपने एग्जामिनर्स को कैसे बताना है, जब एग्जामिनर को बताते हैं ना तो topic selection, I'll do an audit, my topic of audit is increased incidence of shoulder dystocia in my unit.
Then I'll go and speak to my supervisor and get ethical approval from ethical committee in the hospital. After that, I'll get my audit team ready, in which I involve my supervisor, those who will help me in data gathering and data analysis. After that, I will set my standard, which should be from the NICE guideline on the shoulder dystocia, and that would be 0.5 to 0.7%. After that, I want to do my study. I used to do a retrospective study. It will be shorter and easier, but the drawback is that some information may be missing in file notes of the patient. I will choose to be done in the previous 6 months, and my sample size include all the women who developed shoulder dystocia in the previous 6 months. I will then design my pro forma for the data collection. It includes the patient demographic, which includes patient identifier without name, the date of delivery, call for help, episiotomy given or not, maneuvers and timings of each maneuvers, cord pH, incident report, pediatrician attendant or not, emergency chart followed or not. So having my pro forma ready. Then I'll go through patient cases file to collect that data, and then with the help of audit team, enter the data on Excel sheets. And the audit team will analyze the data for me and come out with the results, which would be presented on either pie charts or in the tables. The results will be handed over to me by audit team, and then I'll go and present my results in the monthly audit meeting in the hospital. They will evaluate it and criticize it and come up with the recommendations. I would then distribute the recommendations throughout the hospital and do re-audit after a period of 1 year to evaluate that recommendation of audit were carried out or not, and if change was done or not. So what are those recommendations? If examiners आपसे पूछेगा कि आपकी क्या recommendations होनी चाहिए थी, आप क्या recommend करते हो, तो my recommendations, the patient high risk for shoulder dystocia should be scrutinized, antenatal, like a previous history of shoulder dystocia, macrosomia, weight more than 4.5 kg, diabetic, BMI more than 30 kg, induction of the labor. These are the high risk patients for the shoulder dystocia should be scrutinized. The intrapartum problems, prolonged first stage, secondary arrest, prolonged second stage, oxytocin augmentation, and assisted vaginal delivery. These are also high risk for shoulder dystocia. So elective LSC is considered in women with diabetes and fetal weight more than 4 kg. ये हमारी recommendation थी. All birth attendants should be aware of the methods for diagnosing shoulder dystocia, that is the turtle sign, and the technique required to facilitate the delivery. सब birth attendants को turtle sign का पता होना चाहिए, वो diagnose कर सकें, और उनको टेक्निक भी आनी चाहिए कि वो कैसे डिलीवरी करवाएं. If first and second line manure fails, then summon senior for a third line manure. अगर फर्स्ट लाइन मैन्योर और सेकंड लाइन मैन्योर फेल है तो आप सीनियर को कॉल करोगे. ये मैंडेटरी है. दिस इज द रिकमेंडेशन. स्टाफ मस्ट बी अवेयर अबाउट पीपीएच एंड द पेरिनियल टीयर्स. सबको पता होना चाहिए कि शोल्डर डिस्टोशिया में बच्चा तो निकल आएगा आपका, मगर आपने पीपीएच और पेरिनियल टीयर्स को भी देखना है. बेबी शुड बी एग्जामिन्ड फॉर बर्थ इंजरीज बाय द न्यूनेटोलॉजिस्ट. Debriefing of the event should be given to parents. Incident reporting in all cases of shoulder dystocia. All maternity staff should be participate in shoulder dystocia training and mannequins annually workshops. Documentation should be accurate and comprehensive. So these are the recommendations जो आपने follow करनी है for the next 6 months and then we audit again. Clear? अब एग्जाम में आपने अगर एग्जामिनर रिकमेंडेशन पूछ रहा है तो बतानी है, नहीं तो खुद नहीं बतानी है. ठीक है. एग्जामिनर पूछेगा या अगर उस पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस ऑन द शोल्डर डिस्टोशिया, तो आपने ये रिकमेंडेशन बतानी है कि ये रिकमेंडेशन होनी चाहिए. और आपने ऑडिट कैसे करनी है, जैसे मैंने आपको ये सारा बताया कि आप परमिशन, सबसे पहले आप टॉपिक सेलेक्ट करोगे, फिर आप सुपरवाइजर के पास जाओगे, परमिशन लोगे, फिर हॉस्पिटल डिपार्टमेंट जाओगे, ऑडिट डिपार्टमेंट, उनसे परमिशन लोगे, फिर ऑडिट टीम बनाओगे, उसको लीड आप करोगे, अपने सीनियर सुपरवाइजर को भी ऐड कर लोगे, स्टेक होल्डर्स को भी ऐड करना है आपने. ऑडिट टीम बनानी है. ऑडिट टीम के बाद आप क्या करोगे, सेट स्टैंडर्ड. आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो गाइडलाइन से आएंगे, हमेशा परसेंटेजेस में होते हैं. आपने क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड सेट कर लिए. अब आपने अपनी करंट प्रैक्टिस देखनी है कि मैंने क्या किया है, हमने क्या किया है वार्ड में. तो आपको ये कैसे पता चलेगा, यू हैव टू मेक एन प्रोफार्मा. आपने प्रोफार्मा बना लिया,
फिर उस प्रोफार्मा को आपने डेटा से फिल कर लिया। डेटा कहाँ से आएगा? रेट्रोस्पेक्टिव डेटा आएगा, फाइल से, रजिस्टर से। आपने जब वो प्रोफार्मा फिल कर लिया, आपकी टीम ने फिल कर लिए, ये प्रोफार्मा आपने अपने ऑडिट डिपार्टमेंट को देने या ऑडिट टीम को देने कि वो एक्सेल फाइल में लगाए और फिर इसको एनालाइज करे डेटा को। जब डेटा एनालाइज हो जाएगा, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगी, रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ द टेबल्स और इन द पाई चार्ट। यू हैव टू प्रेजेंट दीज रिजल्ट्स इन द ऑडिट मीटिंग। अब ऑडिट मीटिंग आपको कॉल करनी है। कब कॉल करनी है? डिसाइड करना है अपने सुपरवाइजर से मिलके, और किस किस को इनवाइट करना है, सारे स्टेक होल्डर्स को इनवाइट करना है, सारे स्टाफ को इनवाइट करना है, कैसे इनवाइट करना है, उनको लेटर भेजने हैं, इनविटेशन कार्ड भेजने हैं, उनको मेल करनी है, उनको व्हाट्सएप करनी है, उनको टेक करना है, उनको फोन करना है। ये सब कुछ करके आपने उनको इन्वाइट करके, ताकि आपकी मैक्सिमम अटेंडेंस हो, और स्टेक होल्डर्स को जरूर इन्वॉल्व कर दीजिएगा। जब स्टेक होल्डर्स और ये सारे आ जाएंगे, आपका डे आ जाएगा मीटिंग प्रेजेंट करने का। यू हैव टू प्रेजेंट योर डेटा, कहाँ पे आपका फॉल्ट था, कहाँ पे आपने प्रैक्टिस सही नहीं की, जो स्टैंडर्ड से मैच नहीं हो रही थी, आपका हाई रेट क्यों था, व्हाट वाज द रीजन। ये आपके सारे वहाँ पे डिस्कस होंगे, जो आपको रिजल्ट मिले हैं। फिर वहीं पे ही आपके स्टेक होल्डर्स और जो टीम थी आपकी रिकमेंडेशंस बनाएगी, रिकमेंडेशन सब साइन करेंगे स्टेक होल्डर्स। these रिकमेंडेशन को डिस्प्ले किया जाएगा, और ये डिस्प्ले रिकमेंडेशन देन री-ऑडिट आफ्टर 6 months। क्लियर? मैम ये यस मैम। रिकमेंडेशन जो है वो मीटिंग में डिसाइड होंगी और यस, साइन होंगी। यस, बिल्कुल। जो मीटिंग में आपके सारे सीनियर बैठेंगे ना, वही रिकमेंडेशन बनाएंगे कि जहाँ पे आपका प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम कैसे इम्प्रूव करें, क्या करना चाहिए हमें। दैट्स द रिकमेंडेशन। आपके रिजल्ट्स में जो प्रॉब्लम आएंगे ना, वहीं पे ही रिकमेंडेशन बनेगी ना। आप नहीं बनाओगे रिकमेंडेशन, ये पूरी टीम बनाएगी रिकमेंडेशन, जो आपकी पूरी ऑडिट सुन रहा है। ओके मैम। थैंक यू। अब मैम ये ऑडिट सिर्फ 6 months में ही करना होता है क्या? मतलब ये ड्यूरेशन? बच्चा देखे, डिपेंड करता है टॉपिक पे। अब शोल्डर डिस्टोशिया इतना रेयर टॉपिक है, तो आप 1 month में कर सकते हो, 1 year में कर सकते हो। मगर जो कॉमन टॉपिक है, वो यूजुअली 6 months में होते हैं, क्योंकि लंबी ऑडिट होगी, 1 साल की होगी, तो वो उसमें ऑडिट फेल्यूर ज्यादा होता है। ठीक है मैम, सही है। ठीक है। अब किसी भी ओके, टॉपिक, कोई भी टॉपिक एग्जाम में आएगा ना, यू हैव टू फॉलो दैट, जो भी आए। ठीक है मैम। मगर उसका प्रोफार्मा में